नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के मॉडल सेट को, जिसमें आपको लगभग 50 प्रश्न कराई जाएगी, जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आशा है कि पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को लास्ट देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की मॉडल प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहें और सभी सब्जेक्ट का मॉडल प्रैक्टिस सेट करते रहें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो बताना है कि प्रकाश की किरणें हैं जो कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, प्रकाश की किरणें होती है जो सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। तो बताना है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है जो कैसा होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है जो अवतल दर्पण की तरह होता है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। मेरे साथ आप लोग भी कमेंट करते जाइए आंसर को, जो भी आपको सही ऑप्शन बुझाता है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 गुना 10 के पावर 8। क्या हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। हमारा लिखा हुआ 3 गुना 10 के पावर 8 लिखा हुआ, 108 नहीं है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा प्रश्न अगला है 4 नंबर की मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है हमसे कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या है। तो मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, उसे कहते हैं दृष्टि पटल। क्या हो जाएगा दृष्टि पटल, या तो रेटिना भी इसे कहा जाता है। क्या रेटिना बोलो या तो दृष्टि पटल। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, रेटिना। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि समान नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। अभी बताना है कि दूर बिंदु समान नेत्र के लिए क्या होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, अनंत होती है। दूर बिंदु क्या हमारा होती है, अनंत। अगर हमने पूछे कि निकट बिंदु क्या होती है, तो निकट बिंदु हमारा होती है 25 सेंटीमीटर। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 7 नंबर कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है आप लोग को बताना है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऊर्जा का एसआई मात्रक होती है जूल। तो आप लोग याद रखिएगा, जूल होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो बताना है कि किसका अर्थ होता है जो जल होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, हाइड्रो का अर्थ होता है जल। क्या हो जाएगा, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बोल्ट कहलाती है। तो एक बोल्ट क्या कहलाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, एक बोल्ट को कहते हैं 1 जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट के कारण घरों में विद्युत से दुर्घटना होती है। अगला प्रश्न हमारा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में अंगूठा किसकी दिशा की ओर संकेत करता है। तो बताना है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में अंगूठा जो किसकी दिशा की ओर संकेत करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बल का। क्या हो जाएगा, बल। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या उत्तरदायी होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, CO2 है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न हमारा है कि साग सब्जियों का विघटित, क्या होता है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, बताना कि उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। मतलब ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो ऑक्सीकारक है।
तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा H2S है जो एक ऑक्सीकारक है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो बताना है किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 7 से कम होती है अम्लीय विलयन का पीएच मान। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होती है। तो बताना है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा Na2CO3। क्या होती है Na2CO3 होती है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर के चूना पत्थर खरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। तो बताना है कि चूना पत्थर खरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा CaCO3। मतलब चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर ये तीनों का अगर सूत्र पूछे तो क्या हो जाएगा CaCO3। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 1.2 होती है। क्या होती है 1.2 होती है जठर रस का पीएच मान। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गैल्वेनीकरण। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गैल्वेनीकरण कहा जाता है लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। बताना है कि इनमें से कौन है जो आयनिक यौगिक है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा KCl है जो एक आयनिक यौगिक है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि बॉक्साइड निम्न में से किस धातु का अयस्क होता है। तो बताना है कि बॉक्साइड है जो किस धातु का अयस्क है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु क्या है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु क्या है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम है जो सबसे क्रियाशील धातु है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर। तो दोस्तों लगभग हम आधे प्रश्नों को करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर कि -CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो -CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा एल्डिहाइड कहा जाता है CHO अभिक्रियाशील मूलक को। अगला प्रश्न हमारा है कि इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होती है। तो इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा C2H5OH। क्या होती है C2H5OH इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक कवार्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 7 होती है क्षैतिज कतारों की संख्या। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली क्या है। तो मानव में डायलिसिस थैली क्या है। तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा नेफ्रॉन है जो मानव में डायलिसिस थैली होती है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा केचुआ है जो एक उभयलिंगी जंतु होती है। अगला प्रश्न है कुटपाद किस में पाया जाता है। तो बताना है कुटपाद है जो किस में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा अमीबा में पाया जाता है कुटपाद। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन क्या है। हम बताना कि ऑक्सीजन क्या है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा ऑक्सीजन एक हार्मोन होती है। और कौन सा हार्मोन होती है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑक्सीजन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा लीवर है जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो बताना है कि किस जीव में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा ईस्ट में जो मुकुलन होता है वो अलैंगिक जनन के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा समवृत्त अंग होते हैं कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख। अगला प्रश्न है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है।
तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, चिंपैंजी से। क्या हो जाएगा? चिंपैंजी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। सूर्य है जो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। अगला प्रश्न है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। उत्पादक कहलाते हैं हरे पौधे। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो निम्नलिखित में से कौन है जो जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। डीडीटी है जो एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ होती है। तो याद रखिएगा डीडीटी। ठीक है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो बताना है कौन इनमें से है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवधारी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि ईरो 2 का संबंध किससे है? तो ईरो 2 का संबंध किससे है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। वायु प्रदूषण से ईरो 2 का संबंध है। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। एनोडीकरण। क्या हो जाएगा? एनोडीकरण। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होती है? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यूनिट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होती है? तो समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होती है? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अनंत होती है दूर बिंदु। और 25 सेंटीमीटर क्या होती है? तो निकटतम बिंदु अगर पूछे हमसे क्या हो जाएगा? निकटतम बिंदु तो हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध बनते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। एकल अबंध यानी एक अबंध बनते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो निम्न में से कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। घास, बकरी तथा मानव। क्या हो जाएगा? घास, बकरी तथा मानव है जो एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथियों जैसे कार्य नहीं करता है? तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सॉरी, सी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन इसका बी होना चाहिए। पीयूष ग्रंथि है जो एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथियों जैसे कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा कार्बन यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। C2H4। तो आप लोग याद रखिएगा C2H4 है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील यौगिक है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? मतलब हमें बताना है किस दर्पण का उपयोग है जो वाहनों के पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किया जाता है, मतलब साइड मिरर में। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लिए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग को ये प्रश्न जरूर याद होने चाहिए। अगर आप भी 2023 में बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की मॉडल प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़े। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, क्योंकि हमारे डेली जो भी क्लास होती है उनका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।